नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप पीजीटी की भाषा में इनको नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि पीजीटी में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन 30 नंबर के, लाइट में पूछे जाएंगे 60 नंबर के। तो कितने इंपॉर्टेंट ये है। उत्तीर्ण सीरीज जो हमने चलाई है, उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो क्या है, डेली बेसिस पर ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के कवर किए जाते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, चाहे वो कोई भी करंट अफेयर के सोर्सेज हो गए, वहाँ से ये कवर किए जाते हैं। और रही बात अभ्यास सीरीज की, अभ्यास सीरीज जो है वो मंथली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को जो है वो कवर करती है। और मैगजीन तो आप अपने अलग से पढ़ते ही होंगे, जो मेंस में भी आपकी हेल्प करेगी और डीपली भी आपकी हेल्प करेगी। तो लगभग आपका 100% करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अब कितना याद आप रख पाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली गॉट द भारत रत्न अवार्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में किसी भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अभी देखो, हाल फिलहाल में जो है वो भारत रत्न पुरस्कार देने की जो है वो घोषणा की है। वो किसको की गई है, आपने ध्यान रखना है कि भारत रत्न अवार्ड देने की घोषणा की गई है लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, ये अभी घोषणा की गई है। अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले भी हमने भारत रत्न अवार्ड का जो है वो एक क्वेश्चन पढ़ रखा है। वो क्या क्वेश्चन है, देखो, भारत रत्न अवार्ड का हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ दिन पहले ही जो था वो घोषणा की गई थी कि कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनको जो है ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। अभी एलके आडवाणी जी को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि ये अवार्ड जो दिए जाएंगे ना, ये 2024 में दिए जाएंगे। इससे पहले ये अवार्ड 2019 में जो था वो दिए गए थे। 2019 में किस किस को ये अवार्ड दिए गए थे, 2019 में नानाजी देशमुख को ये अवार्ड दिया गया था, भूपेन हजारिका को ये अवार्ड दिया गया था, जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी, उनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि इससे पहले किसको दिए गए थे, अभी किसको दिए गए हैं। और भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इसको स्टेबलाइज कब किया गया था, इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1954 से जो है ये दिया जा रहा है। ये आपने ध्यान रखना है कि 1954 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। और फर्स्ट अवार्ड किसको दिया गया था, फर्स्ट अवार्ड दिया गया था सी राजगोपालाचारी जी को, और जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनको दिया गया था, और सीवी रमन जी को दिया गया था। इन तीन पर्सनैलिटीज को जो था वो पहला भारत रत्न अवार्ड जो था वो दिया गया था। कौन सा ईयर था, 1954 ईयर था जब ये पहली बार जो था वो दिए गए थे इन तीन लोगों को। एक बार फिर से नाम रिपीट करता हूँ, सी राजगोपालाचारी जी थे, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो थे, सीवी रमन थे, इनको जो था ये दिया जा चुका है। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। कब इंस्टीट्यूट किया गया था, किसको दिया गया, अभी किसको दिया गया। कर्पूरी ठाकुर कौन थे, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनके कार्यों के बारे में, बिहार के जो सीएम थे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है और कब इसकी थीम क्या रखी गई थी, ये भी हम जानेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2 को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो, फरवरी 2 को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वेटलैंड के ऊपर एक कन्वेंशन हुई थी इस दिन। ये कन्वेंशन 1971 में जो था वो हुई थी। इसको रामसार कन्वेंशन जो है वो कहते हैं, जो 1971 में हुई थी। आई थिंक इसके ऊपर मेंस में भी जो है वो क्वेश्चन लिखने को आ चुका है, वर्ल्ड वेटलैंड या फिर रामसार कन्वेंशन के ऊपर एलाइड है। मुझे ध्यान है कुछ ऐसा थोड़ा। तो अगर हम बात करते हैं कि इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई थी 2024 में, क्योंकि कुछ ना कुछ थीम तो रखी गई होगी, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन वेटलैंड्स, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेल बींग्स इसकी थीम रखी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है, ये इसकी थीम रखी गई थी, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। ये इसकी थीम 2024 के लिए जो था वो रखी गई थी। 2 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। अब वेटलैंड के ऊपर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेटलैंड होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड होता क्या है। देखो, अगर हम वेटलैंड की बात करते हैं ना, तो वेटलैंड जो है एक लैंड का एरिया होता है, मतलब एक भूमि का क्षेत्र होता है जो स्थायी रूप से या मौसमी रूप में पानी से ढका रहता है। और वेटलैंड जो है वो प्राकृतिक भी हो सकती हैं, कृत्रिम भी हो सकती हैं, और इसका पानी जो है वो ताज़ा भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है। हमने पढ़ा रामसार कन्वेंशन हुई थी, तो रामसार जो है वो ईरान की एक सिटी है जहाँ पर ये कन्वेंशन हुई थी, इसलिए इसको रामसार कन्वेंशन जो है वो कहा जाता है 1971 में। और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में कितनी वेटलैंड जो है वो हैं, देखो, अगर इंडिया में वेटलैंड की बात की जाती है तो 75 वेटलैंड जो है वो इंडिया में है अभी तक। परंतु हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है 2024 में जब ये वेटलैंड बनाया गया ना, वेटलैंड डे मनाया गया ना, तो कुछ और वेटलैंड्स को ऐड किया गया और टोटल संख्या हो गई वेटलैंड्स की 80 वेटलैंड्स जो है वो अब टोटल हैं।
ये देखो जानकारी कहाँ से मिलती है, ये जानकारी मिलती है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज और लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है ना श्री भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा जो है वो मिलती है। यूनियन मिनिस्टर फॉर, अगर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है, तो वो है श्री भूपेंद्र यादव। उनके द्वारा ये कहा गया कि 80 वेटलैंड्स जो है वो हो गई हैं, पहले 75 थी, वहाँ से संख्या इंक्रीज हो गई तो वो 80 हो गए। अब ये भी आपको नहीं भूलने वाला है, ठीक है जी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं यहाँ पर विच स्टेट वॉन द मोस्ट मेडल्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुई ना 2024 में, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो कौन सा स्टेट आता है जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जो था वो यहाँ पर जीते। ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट यहाँ पर आता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले तो हम जानेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में जो हुई ना, उसके बारे में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये गेम्स जो था वो कौन से स्टेट में जो था वो हुई। तो तमिलनाडु स्टेट में हुई, तमिलनाडु की अलग अलग सिटीज़ में हुई, चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुराई, त्रिची, इन सिटीज़ में जो था ये हुई। ये आपने ध्यान रखना है, इन सिटीज़ में हुई। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं खेलो इंडिया में जो मेडल्स रहे वो किस किस तरह से जो था वो रहे, कौन कौन सी स्टेट ने जो है वो कितने मेडल जो था वो यहाँ पर जीते। सबसे ज़्यादा मेडल जो था वो जीते गए किसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र ने तो टॉप कर लिया। महाराष्ट्र के बाद और भी तो स्टेट होंगे जिन्होंने मेडल जीते। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा, हरियाणा तीसरे नंबर पर जो था वो यहाँ पर रहा था। अब इन स्टेट्स ने कितने कितने मेडल यहाँ पर जीते थे। जो महाराष्ट्र था उसने टोटल 158 मेडल जो था वो जीते। महाराष्ट्र ने 158 मेडल जीते, 57 गोल्ड थे, 48 सिल्वर थे, 58 ब्रॉन्ज थे। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु ने 98 मेडल जो था वो यहाँ पर जीते। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा ने 103 मेडल जो था वो यहाँ पर जीते। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में यहाँ से 1 गोल्ड मेडल आया है, 5 सिल्वर आए हैं, 8 ब्रॉन्ज आए हैं। हिमाचल ने टोटल 14 मेडल यहाँ पर जीते हैं। 22 नंबर पर जो था वो हिमाचल यहाँ पर रहता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, कहाँ पर हुई, कौन से स्टेट में हुई, हाईएस्ट मेडल टैली, हिमाचल में कितने मेडल जीते गए, साथ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक। हिमाचल का रैंक कितना इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट है नहीं, क्योंकि आज तक तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। आगे पूछे जा सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया खेलो इंडिया के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बोलते हैं रिसेंटली हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो झारखंड में बड़ी ना उथल पुथल देखने को मिली। झारखंड में उथल पुथल देखने को मिली। झारखंड के जो नए सीएम बने वो आपको ध्यान होना चाहिए कि झारखंड के नए सीएम जो है वो कौन बने, तो वो बने चंपाई सोरेन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये झारखंड के जो है वो नए सीएम जो है वो बनाए गए। जो हेमंत सोरेन थे ना, उनको क्या हुआ, वो ईडी का कोई केस था, उस चक्कर में वो फंस गए तो उनको रिजाइन देना पड़ा। वो ईडी की गिरफ्त में है। चंपाई सोरेन नए जो था वो मुख्यमंत्री बनाए गए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके ये जो है वो लीडर हैं। अगर हम बात करते हैं झारखंड में कितनी विधानसभा सीट्स जो है वो आती हैं, झारखंड की विधानसभा सीट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो टोटल झारखंड में 82 विधानसभा की सीट्स जो है वो आती हैं। अब झारखंड में विधानसभा की सीट्स तो हो गई, झारखंड में लोकसभा के अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको जोड़ेंगे। लोकसभा की कितनी सीट्स हैं झारखंड से, हमने पिछले कल भी जाना था कि 14 लोकसभा की सीट्स जो हैं वो यहाँ से आती हैं। हम यहाँ से राज्यसभा की बात भी करेंगे कि राज्यसभा की कितनी सीट्स जो हैं वो झारखंड से आती हैं। तो झारखंड से बात करें तो झारखंड 6 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुनकर भेजता है। झारखंड से 6 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो ये सारा आपने डाटा ध्यान रखना है, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, और साथ में ही आपने ध्यान रखना है यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है। झारखंड स्टेट है ना, ये बना कब था, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि झारखंड स्टेट कब बना था। झारखंड स्टेट की अगर हम बात करें कि कब ये बनाया गया, तो कोई बहुत पुराना स्टेट नहीं है, यंगेस्ट स्टेट है ये 28 नंबर का स्टेट जो था वो बना था और वर्ष 2000 में बना था। ये था एग्जैक्टली 15 नवंबर 2000 में जो था ये एक यंगेस्ट स्टेट जो था वो इंडिया का बनकर आया था, झारखंड। और बात करें कि कहाँ से ये अलग हुआ था, किस इंडियन स्टेट से ये अलग होकर बना था, तो ये बिहार से अलग होकर जो था वो नया स्टेट बनाया गया था। 2000 की बात है, वर्ष 2000 की। चंपाई सोरेन का नाम तो याद हो गया आपको। हाँ, हमें बिहार के भी नए सीएम देखने को मिले हैं। नए क्या, पहले भी वही थे, उन्होंने गठबंधन ही चेंज किया है, नीतीश कुमार, उनका नाम भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री वॉज एलोकेटेड द हाईएस्ट बजट इन इंटरिम बजट 2024। तो इंडिया की बात की जा रही है कि इंडिया ने अपना जो इंटरिम बजट घोषित किया ना, लास्ट एडिशन में बताया था मैंने आपको कि इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट में जो है वो इंडिया ने हाईएस्ट जो बजट कंट्री के लिए रखा, वो कौन सी कंट्री के लिए रखा।
देखो पड़ोसी, अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो इंडिया हमेशा कहता है नेबर फर्स्ट पॉलिसी को हम जो है वो फॉलो करते हैं। तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी में सबसे ज़्यादा बजट अगर किसी कंट्री ने रिसीव किया है तो वो भूटान ने किया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। भूटान को सबसे अधिक बजट जो है वो रखा गया है। अगर हम सारे नेबर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो भूटान ने जो है सबसे ज़्यादा 2398.97 करोड़ जो है वो बजट जो है वो रिसीव किया है, या फिर इसके लिए इतना एलोकेट जो है वो किया गया है इंडिया की तरफ से। अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर नेपाल आता है। नेपाल को 650 करोड़ रुपया बजट जो है वो एलोकेट जो है वो किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपके मन में ज़रूर मालदीव्स भी आया होगा, क्योंकि मालदीव्स के साथ भी इंडिया के थोड़े संबंध खराब चल रहे हैं। मालदीव्स को कितना बजट दिया गया है? 770 करोड़ रुपया जो है वो मालदीव्स को दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि म्यांमार भी पड़ोसी है तो उसको कितना दिया गया है? 370 करोड़ रुपया म्यांमार को दिया गया है। अफगानिस्तान को 220 करोड़ रुपया दिया गया है। बांग्लादेश को 130 करोड़ रुपया दिया गया है। श्रीलंका को 60 करोड़ रुपया जो है वो इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग बजट जो है वो इंडिया ने दिया है। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, परंतु हमने मेन वन जान लिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर पूछी जा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड आप मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बजट का भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके लिए, कौन सी कंट्री के लिए कितना रखा गया है। वैसे आपने ध्यान रखना है कि भूटान के लिए जो है वो 2398.97 करोड़ है। इसमें जो है 1614.36 करोड़ जो है 1614.36 करोड़ तो लोन है, जो लोन इंडिया देगा, ठीक है। इंक्लूडिंग लोन जो है ये सारा का सारा कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला है, बोलते हैं यहाँ पर इन द इंटरिम बजट 2024 विच मिनिस्ट्री वॉज द टॉप रेसिपिएंट। तो बोलते हैं कि जो अंतरिम बजट 2024 का है इसमें किस मंत्रालय को शीर्ष प्राप्त करता जो है और रखा गया है, यानी कि किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा बजट मिला है। देखो अंतरिम बजट, जो इंटरिम बजट निकाला गया है ना, उसमें ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न जो है ना वो डिफेंस ही है, और सबसे ज़्यादा ध्यान इंडिया फिर डिफेंस पर देता भी है। डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बजट जो है वो रखा गया है। अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है वो हाईएस्ट एलोकेशन की गई है। 6.1 लाख करोड़ की जो है ये एलोकेशन देखने को मिलेगी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आता है जो सेकंड प्लेस पर है, उसको 2.78 लाख करोड़ की जो है वो एलोकेशन की गई है। अब बजट में ना फिस्कल डेफिसिट भी बताई जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट बताई गई है वो 5.1% जो है वो बताई गई है। एक पॉइंट आपने ये जो है वो नोट करके रखना है। अब यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, फाइनेंशियल ईयर जो अभी है उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो लोकेशन यहाँ पर किया गया है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो बजट के क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। अब कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको इंटरिम बजट से मिलता है और इंपॉर्टेंट लगता है वो आपने नोट करना है। मिनिस्ट्री आपको पता चल गया, कंट्री आपको पता चल गया, कितना एलोकेट किया गया वो पता चल गया, फिस्कल डेफिसिट पता चल गया आपको 5.1% जो है पैक्ट की गई है, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। तो यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। बेशक मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किस तरह से भी घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, बस आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए एक अच्छे से। आगे बोलते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया विल रिसीव MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन। तो बोलते हैं MQ जो 9B स्काई गार्जियन ड्रोन्स है ना वो कहाँ से, कौन सी कंट्री से इंडिया रिसीव करेगा। तो अगर हम बात करते हैं MQ-9B स्काई गार्जियन जो ड्रोन्स हैं उनकी, तो इंडिया को ये दिए जाएंगे US के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। US की इनको हंटर किलर कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये जो है समुद्र से लेकर धरती तक जो है वो सारे के सारे की निगरानी जो है वो कर लेते हैं। इसको ना बड़ा ही खुफिया माना जाता है, क्योंकि जब ये उड़ान भरता है तो आवाज़ ये नहीं करता है और बिल्कुल अंधेरे में भी जो है ये देख सकता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये 1900 किलोमीटर तक जो है 1900 किलोमीटर की रेंज पर जो है उड़ सकता है, 1900 किलोमीटर की रेंज पर जो है ये उड़ सकता है। और 1700 किलोमीटर हथियार 1700 kg यानी कि 1700 किलोग्राम हथियार लेकर जो है ये जा सकता है। तो कैपेसिटी भी अच्छी है इसकी और काफ़ी हाइट तक उड़ सकता है, निगरानी रख सकता है। तो इंडिया के काम ये आएगा, क्योंकि इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सी में मालदीव्स जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है, इंडियन ओशन में लेकर मेजर कंसर्न इंडिया का रहता है। देखो इसी के चलते हम ना अलग अलग एक्सरसाइजेज भी जो है वो कंट्रीज़ के साथ करते हैं। एक्सरसाइजेज हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि हम यहाँ से डिस्कस करेंगे S-400 जो हमने मिसाइल सिस्टम परचेज़ किया था वो किससे किया था, वो हमने रशिया से जो था वो किया था। उस टाइम USA के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शन भी लगाई गई थी, परंतु इंडिया ने किया था। हमने रेफाल जो एयरक्राफ्ट हैं वो परचेज़ कर रखे हैं, वो फ्रांस से हमने जो है वो एग्रीमेंट साइन कर रखा है रेफेल को लेकर।
यूएसए के साथ भी हमने अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। तो हम तो फिलहाल यहाँ से S-400 राफेल और ये जो हमने MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन जो है वो डिस्कस किया, यही ध्यान रखेंगे। और डिटेल में तो आपने जाना ही थोड़ा सा। आगे बोलते हैं यहाँ पर, रिसेंटली हु हैज़ बीन यूनानिमसली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल हिस्टोरिक थर्ड टर्म। तो बोलते हैं कि हाल ही में सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है। ये ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल होगा इनका। अगर हम बात करते हैं ना कि एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है ना, उसका जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है, वो चुना गया है जय शाह को। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर जो है वो हैं और इंडिया के। अगर हम बात करते हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलंबो श्रीलंका में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। 27 मेंबर जो हैं वो इसमें आते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जय शाह हैं और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो है पंकज खिमजी। पंकज खिमजी जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करते हैं अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। इनको भी जो है वो अलग अलग स्थान जो है वो मिले हैं, जैसे कि ये सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के ये सेक्रेटरी भी हैं, तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट एक आधी बार तो अभी तक पूछा भी जा चुका है। अभी जब ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने थे ना, तब उस टाइम पूछा गया था। परंतु अभी हम बात करें ना कि क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है ये कब स्थापित की गई थी, इसके प्रेसिडेंट कौन है। हाँ, बीसीसीआई की बात हो रही है तो बीसीसीआई के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, उनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट टाइम में जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं वो है रोजर बिनी। रोजर बिनी का नाम आपने ध्यान रखना है। रोजर बिनी जो है वो है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। और जैसे कि बीसीसीआई हो गया, एशियाई क्रिकेट काउंसिल हो गया, हमारे पास ना हिमाचल में भी क्रिकेट एसोसिएशन है जिसको HPCA कहते हैं, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ये कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में जो है वो स्थित है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, अरुण धूमल जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ये जो अनुराग ठाकुर है ना, अनुराग ठाकुर उनके भाई हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड कैंसर डे बोलते हैं कब मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कैंसर डे की, तो अभी मनाया गया ये वर्ल्ड कैंसर डे, और ये मनाया गया फरवरी 4 को। 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। वर्ल्ड कैंसर डे के क्वेश्चंस भी पहले पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो इसकी थीम क्या थी 2024 के लिए? 2024 के लिए इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लोज द केयर गैप करके इसकी थीम रखी गई थी वर्ष 2024 के लिए। तो वर्ष 2024 के लिए क्लोज द केयर गैप आपने इसकी थीम ध्यान रखनी है। अब देखो ये जो थीम है ना, आपने लास्ट टाइम भी पढ़ी होगी, उससे पहले भी पढ़ी होगी। क्यों पढ़ी होगी? क्योंकि ये थीम जो है ना, ये एक वर्ल्ड कैंसर डे कैंपेन चलाया गया 2022 से लेकर 2024 तक, तो उसकी ये थीम रखी गई। तो तभी आपको हर साल ये क्लोज द केयर गैप करके थीम देखने को जो है वो मिलती है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2024 तक जो है वो थीम इसकी रखी गई है। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो है वो कहा गया था कि कौन सा इंडियन स्टेट है जिसमें हाईएस्ट जो है वो कैंसर इंसिडेंस रेट जो है वो कंट्री इंडिया में जो है वो पाए गए हैं। तो मिजोरम था वो भी आपने यहाँ से नोट करें। मिजोरम था वो। मिजोरम ऐसा इंडियन स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट जो है वो पाई गई है इंडिया में। अक्टूबर महीने का ये क्वेश्चन है 2023 का। तो मिजोरम का नाम अब आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इम्पोज न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक। तो बोलते हैं कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो है वो किस पेमेंट बैंक पर जो है वो अपना प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। देखो आरबीआई ने जो है वो पेटीएम के ऊपर, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है, पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगाने की जो है वो घोषणा की है। तो पेटीएम यूजर्स के लिए ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि पेटीएम के ऊपर अभी आई थिंक 28 फरवरी से जो है वो बैन लग जाएगा। 28-29 फरवरी से जो है 2024 में ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाएंगी। तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं यहाँ से पेटीएम के बारे में,
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेटीएम की स्थापना किसने की थी। तो विजय शेखर शर्मा थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विजय शेखर शर्मा, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आपने एलाइड का सिनेरियो देखा होगा, प्रीवियस ईयर का और भी एग्जाम देखे होंगे, वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टेक कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके फाउंडर्स पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो पेटीएम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है। विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं 28-29 फरवरी से लगभग जो है ये लागू हो जाएंगी। आरबीआई के द्वारा, पूछा जाए किसने लगाई हैं, आरबीआई के द्वारा लगाई गई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें ना, उससे पहले आप एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक उसके दिए गए हैं। इससे अच्छा अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती टेस्ट सीरीज को ग्रैब करने की, तो यही टाइम है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वो हम संधि विच्छेद देखेंगे। संधि ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। संधि कहाँ पर पूछी जाती है? संधि देखो पीजीटी पेपर 1 में पूछी जाएगी, ठीक है। 10 नंबर के जो है ये हिंदी के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। तो हिंदी इंपॉर्टेंट है और एलाइड मेंस में पूछी जाती है हिंदी। ये संधि विच्छेद आपको आनी चाहिए। साधुपदेश करके जो है ये है, इसकी संधि विच्छेद करनी है आपको। तो साधुपदेश करके साधु प्लस उपदेश होगा, इस तरह से, बड़ा ही आसान है ये। साधु प्लस उपदेश लिखना भी आना चाहिए आपको कि किस तरह से जो है वो इसको आप लिखेंगे, ठीक है। इजी टू टफ चलेंगे। अगला है सावधान। सावधान की अगर आपको संधि करनी हो तो आप क्या करेंगे? स प्लस अवधान, ये आपने ध्यान रखना है। स प्लस अवधान होगा, आ नहीं होगा, अ होगा, अवधान, सावधान, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वन है परोपकार। परोपकार तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, ये आपने ध्यान रखना है। पर प्लस उपकार इसका संधि है। आगे बोलते हैं ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का क्या होगा? ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय, ये भी आसान ही है। आगे बोलते हैं निष्कर्म। निष्कर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। निष्कर्म का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा नी प्लस कर्म। नी को थोड़ा विसर्गें होंगी यहाँ पर और कर्म होगा। फिर ये ध्यान जो रखने वाली चीज़ें हैं, ये विसर्गें होती हैं कि कहाँ पर लगेंगी, कहाँ पर नहीं लगेंगी। तो निष्कर्म आपने इस तरह से लिखना है। लिखना तभी मैं कह रहा हूँ कि लिखना भी आना चाहिए, साथ साथ में लिखकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बोलते हैं मनोरथ। मनोरथ का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा मना प्लस रथ, इस तरह से होगा। मना में भी 2 विसर्गें लगेंगी, प्लस रथ होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये विसर्गें ही इम्पॉर्टेंट है, मना प्लस रथ करके। भूषण। भूषण में अगर हम बात करेंगे ना कि भूषण का क्या होगा, भूषण, उससे पहले देखो पीजीटी की भी टेस्ट सीरीज है, पीजीटी पेपर 1 की, उसको भी आप ग्रैब कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और उसको ज्वाइन करने के बाद उसकी भी टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। अभी दोनों के दोनों टेस्ट सीरीज में 2023 के जो हैं वो 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डाले गए हैं वहाँ पर, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। टेस्ट सीरीज तो है ही है, टेस्ट सीरीज तो अलग से है ही है, परंतु ये करंट अफेयर अलग से डाले हैं मैंने, वो आप देख लेना, पिछले कल ही अभी डाले हैं। भूषण है, भूष प्लस अन, ये आपका होगा। भूष इस तरह से लिखेंगे, भूषण प्लस अन होगा, ये आपने ध्यान रखना। न होगा यहाँ पर लास्ट में, ये वाला न नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। विषम। विषम का क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। वी प्लस सम, ये भी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। विषम वी प्लस सम होगा। सदाचार का क्या होगा? सदाचार का भी ध्यान रखें, सत्य होगा और सत्य इस तरह से होगा आधा, और प्लस आचार होगा इस तरह से, सत्य प्लस आचार, ये आपने ध्यान रखना है सदाचार का। नयन। नयन तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि ये भी हमीरपुर बोर्ड ने बहुत बार पूछा है। ने प्लस अयन, ये ने प्लस अयन, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो नयन का संधि विच्छेद है। तो ये हो गए हमारे पास संधि विच्छेद। इससे पहले हम इसी सीरीज में लास्ट में जो है वो कुछ एक विलोम शब्द भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं। वो सब देखना, आगे भी आने वाले टाइम में हम अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे हिंदी के भी साथ में। यहाँ पर देखें आप, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर इंक्लूजन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर 2024-25। तो बोलते हैं कि इंडिया के द्वारा यूनेस्को की जो 2024-25 की लिस्ट आ गई उसके लिए जो है वो कुछ नाम नॉमिनेट किए गए हैं इंडिया की तरफ से। तो इंडिया ने कौन से नाम जो है वो नॉमिनेट किए हैं कि इनको यूनेस्को की लिस्ट में डाला जा सकता है, वो आपने कमेंट करके बताना है। सिर्फ नॉमिनेशन है ये। और टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर इनकी PDF आपको मिल
मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है जो आपकी एग्जाम में हेल्प करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।